हाँ जी। किसी की कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं रहती? नो मैम। और कोई सवाल किसी का? नो मैम। लेक्चर में से कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? मैम लेक्चर वो देखा था तो समझ आ गई थी सारी, वेरिएशन की भी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की भी, अनबाउंडेड और बाउंडेड सारा कुछ देखा था। ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन भी देखा था, इनफिजिबल भी। ठीक। तो मिली थी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से? जी मैम। आपने एक्सरसाइज सोल्व की, एक्सरसाइज में से कोई प्रॉब्लम जैसे मिले? यस मैम, मैंने प्रॉब्लम सोल्व किए हैं 15 तक। अच्छा। मैम वालेकुम सलाम। मैम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बता दें। हम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आता है जब एक के बाद एक जो है ना आपका जो मतलब अगर आपका पहला जो एक इटरेशन में अगर एक वेरिएबल लीव किया और उसकी जगह दूसरा आया है तो दूसरी इटरेशन में जो पिछली में गया था वही दोबारा एंटर हो, यानी कि दोबारा एक व्हील साइकिल चलने लग जाए। ठीक है, यानी बार बार एंटर और लीव करते जाए लेकिन कहीं पे भी हमारा जीजे माइनस जीजे वाली ऑप्टिमल कंडीशन ना आ रही हो, सेटिस्फाई ना हो रही हो। ठीक है, एक तो ये है कि वो वेरिएबल चेंज होता रहता है और जीजे और माइनस जीजे की वही वैल्यू दोबारा चेंज होकर वही रिपीट होना शुरू हो जाती है। मैम रिपीट होना शुरू हो जाती है। आंसर होते हैं x1 के भी और x2 के। ये हम x1 और x2 के आंसर कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हर इटरेशन के ऊपर हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है जी, हर इटरेशन हमें एक सॉल्यूशन देती है, एक अप्रोक्सीमेटिंग सॉल्यूशन देती है। ठीक है, अब जब कोई इटरेशन खत्म ही नहीं होगी, हम इटरेशन कब खत्म करते हैं, टेबल बनाना कब बंद करते हैं, जब हमारी ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब जब हमारी ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमारी इटरेशन खत्म ही नहीं हो रही, तो हमें तो एक से ज्यादा बार बार सॉल्यूशंस मिलते ही रहेंगे। यस मैम, अनबाउंडेड। जी क्लियर हुआ? ये वाली एक्सेप्शन है करार में डालता। हाँ जी, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी जी, वालेकुम सलाम। जी
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम आपसे ये पूछना था कि आपने कहा था कि हर भी आइट्रेशन में जीजे की वैल्यू निकालने के बाद सीजे को सब्ट्रैक्ट करते हैं सीजे में से, तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं उलट इसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीजे माइनस जीजे करते हैं, तो तभी कोई आंसर तो में फर्क तो नहीं पड़ेगा? आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, वही उस तरीके से भी कर सकते हैं ना सॉल्व हाँ जी, क्वेश्चन? कर सकते हैं, ठीक, कर सकते बस हैं। ये मैम जो आपने सवाल करवाया था ना वीडियो में और आपने कहा था खुद कंप्लीट करना, तो उसका आंसर जो बुक में दिया हुआ है ना वो वहाँ पे मैच नहीं कर रहा, बार बार किया, उसका आंसर जी की वैल्यू 8.96 समथिंग निकल रही है और ना वहाँ पे 22 लिखी हुई है बुक में गिवन आंसर्स में एक्सरसाइज में कुछ बुक में मेरी बात सुने, कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं और एग्जांपल्स भी हैं जिनमें ना इशू है कि वो सही नहीं है, उनमें मिस्टेक्स हैं। इसी तरह से चैप्टर 14 में भी एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें मिस्टेक्स हैं, तो हमने अपने मेथड को देखना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हम उसकी कैलकुलेशन को देखेंगे, आंसर हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, वही बार बार किया था फिर कंफर्म मिस्टेक्स हैं, चलो ठीक है। मिस्टेक्स हैं आपकी। और किसी ने कुछ पूछना है? मैम जी मैम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में कितनी आइट्रेशन कम से कम सॉल्व करनी है? अगर मल्टीपल का सवाल आ जाए तो उसमें कम से कम कितने टाइम्स आइट्रेशन हमें सॉल्व करने चाहिए कि हमें पता लग जाए कि ये मल्टीपल शो कर रहा है सवाल? जैसे ही आप जो है ना इटरेशन करें और आपको लगे कि ये दोबारा से जो आपका लिविंग वेरिएबल है वो दोबारा से एंटर होना शुरू हो गया है, तो दैट मीन्स वहीं से आपको पता चल जाएगा कि अब ये एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी तक आपको इस तरह से अगर हो जाए, तीसरी में भी सेम चीज रिवाइज हो, तो फिर आप छोड़ दें कि जी यहाँ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। ठीक है मैम। सहरीश रो नंबर 32 मॉर्निंग, आपने कुछ भेजा है और कुछ पूछ रही हैं, यही पूछ लें क्या पूछ रही हैं? है यहाँ मैम ये क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं, वो हम कैसे देखेंगे कौन कौन से आएंगे सॉल्यूशन? मैंने आपको कहा है कि हर इटरेशन में आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपने पिछले लेक्चर में बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स के बारे में बताया था, तो एग्जांपल में देखा है उसमें x1 और x2 जो है वो बेसिक लिखे हुए थे और स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 थे वो नॉन बेसिक इस टाइप लिखे हुए थे, तो क्या ये कंफर्मेशन है कि x1 जो होगा वो बेसिक कहलाएगा?
बेसिकली हमने जो किया था ना, वो हमने इनिशियली सपोज किया था कि S1 और S2 जो है ना वो बेसिक है, जबकि हमने नॉन बेसिक ना X को सपोज किया था। हमने खुद से हमने लिया था कि हो सकता है ये हो। लेकिन जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तो वो मेथड क्या करता है, वो आपको जो रियल में बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, यानी आपके सॉल्यूशंस में आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग आपके जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, वो बेसिकली उनको बना रहा होता है या उनको आपको दे रहा होता है। जैसे हर इटरेशन पे आपका एक वेरिएबल चला जाता है और नया एंटर हो जाता है, तो वो जो नया एंटर होता है वो एक बेसिक वेरिएबल एंटर होता है, और वो जो हमने बेसिक पे रखा होता है वो बेसिकली नॉन बेसिक होता है, इस वजह से वो लीव कर जाता है। अच्छा जी, यानी लिविंग हाँ। वेरिएबल जो है वो नॉन बेसिक कहलाएगा। हाँ, जैसे लिविंग बेसिकली नॉन बेसिक के सेट में चला जाएगा ना। हम बेसिक वेरिएबल्स का सेट लिखते हैं ना वहाँ पे, जब वो एंटर हुआ तो वो एक वेरिएबल बेसिक में एंटर हो गया, जो लीव किया वो बेसिक के सेट को छोड़ के नॉन बेसिक में चला गया। ठीक है। सपोज आइट्रेशन में X3 जो है वो एंटर हो रहा है और S3 जो है वो लिविंग वेरिएबल है, तो इसमें X3 जो है वो बेसिक होगा और S3 स्लेट वेरिएबल है और वो नॉन बेसिक। हाँ, X3 जो है वो नॉन बेसिक के सेट में था, लेकिन क्योंकि वो बेसिक का बिहेवियर रखता था ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, इसलिए वो एंटर हो गया। और जो लीव करके गया S वाला, वो क्योंकि नॉन बेसिक का बिहेवियर रखता है हमारे ऑप्टिमल में, इसलिए वो लीव करके अपने नॉन बेसिक के सेट में चला गया, बेसिक के सेट को लीव कर गया। ठीक। और इनफिजिबल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं शॉर्ट नोट में। इनफिजिबल सॉल्यूशन की पहचान क्या है? इनफिजिबल सॉल्यूशन जो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे आपके लीनियर इक्वेशंस में आप कहते हो, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो सिमिलरली इस केस में भी हमारे पास सेम इसी तरह से ही यहाँ पे भी कंडीशंस बनती हैं कि आया हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, मल्टीपल आ रहे हैं, कि अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी आते हैं, या फिर हमारे पास करता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही है। इनफिजिबल सॉल्यूशंस को ज्यादातर उसकी बेसिक यही होती है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे वो कहता है कि हमारे पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन आए ही ना, यानी कि हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हमें कोई ऐसे पॉइंट्स ही ना मिले जो हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई करते, हमारे कांस्टेंट सेट को सेटिस्फाई करते हुए हमें दे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13.11 दी हुई है, आप उसको देखो, उसमें आपको एक लेस देन दिया हुआ है, एक ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक कंडीशन आ रही है कि x1 की वैल्यू आपके पास S1 8 आता है, S2 -12 नॉन बेसिक, उसने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला है। अब जब उसने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला है ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसमें अगर आप S2 की वैल्यू देखो तो वो -12 आई है, जबकि S2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स S2 का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कंडीशन कहती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यूज आनी चाहिए। हो सकता है नेगेटिव में जब आपके सॉल्यूशन चले जाते हैं तो वो आपके सॉल्यूशन फिजिबल नहीं रहते, क्योंकि हमारी कंडीशन ये होती है कि इनइक्वालिटीज के साथ साथ वो जो हम उसके ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगा रहे हैं नॉन नेगेटिव होने की, उसको भी सेटिस्फाई करना है उसमें। जो वो नहीं करती तो फिर हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, इनफिजिबल हो गया। ठीक है। तो यानी इनमें से जो हम वैल्यूज निकालेंगे उसमें से कोई भी ऐसे उसको कंडीशन को फॉलो ना करे, यानी पॉजिटिविटी ना शो करे, तो वो इनफिजिबिलिटी, हाँ, इनफिजिबिलिटी में चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये कुछ स्टूडेंट है, उनको ज्वाइन कर लें। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन भी होता है? हाँ जी, हर ऑप्टिमल यूनिक सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो सकता है, लेकिन हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जरूरी तो नहीं है यूनिक हो सकता है, वो रिपीट चला जाए। ओके मैम। मैम और तरिश कह रही है जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया ना,
क्वेश्चन जो सेंड किया उसका मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या बनेगा? वो कह रही है मेरी आवाज नहीं जा रही है आपको। उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बने? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेसिकली हम Yes, जहाँ ma'am. पे इटरेशन से एंड करते हैं ना, हमारी इटरेशन एंड हो जाती है, हम वहीं पे हमारी सॉल्यूशन वैल्यू वाला वो जो कॉलम होता है उसमें जो हमारी सॉल्यूशन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, हम वो कहते हैं कि वो हमारा सॉल्यूशन है, हमारा वही ऑप्टिमम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल केस में क्या होता है कि हमारा वही सॉल्यूशन रिपीट होना शुरू हो जाता है या फिर सॉल्यूशन में वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन हमारी जीजे माइनस ईजे की जो मल्टीपल ऑप्टिमैलिटी की अल्टरनेट सॉल्यूशन की कंडीशन है वो आ जाती है, या फिर हमारा जो साइकिल है वो दोबारा से वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, यानी वेरिएबल्स आते हैं वही चले जाते हैं और दोबारा अगली इटरेशन में वही वापस आ जाता है जो पिछली में लीव किया था। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। मैम जब वो मेरी बात सुन लें, इस चैप्टर में अभी आपको जो आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है कि एरर्स किस तरह से आएंगे, उसको जीजे माइनस सीजे के साथ और बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स के साथ रिलेट करके बताया हुआ है। जब हम आगे चैप्टर 14 पढ़ेंगे उसमें मजीद थोड़ी सी कंडीशंस ऐड हो जाएंगी। ओके मैम। और मैम जब हमारे पास जीरो या पॉजिटिव आ जाता है जीजे माइनस सीजे वाली वो जो रो होती है, तो हम तो क्वेश्चन एंड नहीं कर देते? हाँ, क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अब क्वेश्चन तो एंड हो गया, ऑप्टिमम तो मिल गया, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्टिमल मिलेंगे। तो मैम वो फिर हम रिपीट करेंगे या ये कंडीशन होती है? मेरी बात सुने, नहीं, ऑप्टिमम तो आ गया। यस मैम। ठीक है, अब हो सकता है इसके अलावा भी एक और ऑप्टिमम एग्जिस्ट करता हो, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इस तरह से पता चलेगा कि अगर हमारे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जो वैल्यूज बनती है ना जीजे माइनस सीजे की, बेसिक वेरिएबल्स के नीचे, यस मैम, वो लाजमी उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। नॉन बेसिक की चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो 0 हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिक वाले की 0 होनी चाहिए, ठीक है मैम। बेसिक वाले फिर वो x1 है x2? हाँ, वो कहता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो कंडीशन है ना वो ये है कि बेसिक वेरिएबल्स के नीचे जीजे माइनस सीजे 0 हो जाए और नॉन बेसिक के नीचे कोई पॉजिटिव या 0 की वैल्यू आ जाए तो हमारा ऑप्टिमम आ गया। अब मल्टीपल ऑप्टिमल तब आता है जब हमारे पास कोई एक ऐसा नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए भी जीजे माइनस सीजे की वैल्यू 0 हो जाए। यस मैम। ठीक है, किसी एक नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे भी जीजे माइनस सीजे की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर चौथी कंडीशन के जी ऑप्टिमल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी आपका वेरिएबल आ रहा है जा रहा है, लेकिन आपका सॉल्यूशन वाला कॉलम जो पिछले वाले में था अगले वाले में भी वही सेम बन रहा है। जी ठीक है, ओके मैम। या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक वेरिएबल्स में एंटर नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक डिसीजन वेरिएबल या 2 रह जाते हैं एंटर होने से बेसिक वेरिएबल्स के सेट में, तो तब भी आपके पास मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं। जी मैम, है ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसमें वो नहीं हो रहा था एंटर, वैसे ही वो बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। बेसिकली आज हमने पढ़ना है यूज ऑफ सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम कहाँ लाते हैं? तो बेसिकली जब भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं ना, कॉन्स्टेंट्स में आते हैं कि हमारे पास इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल,
लेस देन वाले के लिए हम स्लेक यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले के लिए हम सरप्लस यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि हमें एक अलहदा से एक वेरिएबल, जैसे इक्वालिटी वाला कांस्टेंट आता है तो वो तो इक्वल हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके इक्वल होने में भी, जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होते हैं कि किसी चीज के इक्वल होने में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम खुद से एक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के करवा के इनको सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के दो तरीके हैं, बिग एम या पेनल्टी मेथड या टू फेज मेथड। ठीक है। अब वो कहता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके लिए वो आपको बताता है कि लेस देन और इक्वल टू होता है तो उसमें हम एक नॉन नेगेटिव सा स्लेक वेरिएबल तो ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमारा सब इक्वल हो जाता है। लेकिन जब हमारा केस आता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, रिक्वायरमेंट का जब केस आता है हमारे पास, तो उसमें वो कहता है कि हमें लाजमी एक नॉन नेगेटिव नंबर को, वी हैव टू ऐड अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल टू द राइट साइड ऑफ द राइट साइड टू इक्वेट इन द लेफ्ट साइड, यानी हमें इसके लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं और इसके राइट साइड में ऐड करते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन आएगा तो तभी हम कहते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब वो कहता है हो सकता है ये जो s की वैल्यू है, ये जो s की वैल्यू है, अब सबसे पहले इक्वालिटी वाले केस में मैंने आपको बता दिया कि फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, इसलिए हम अक्सर इक्वालिटी वाले के साथ हम क्या लगा देते हैं, अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल a के साथ जो है ना उसमें ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। लेकिन हम ग्रेटर देन इक्वल टू वाले के साथ भी, सरप्लस वेरिएबल के साथ भी हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, उसकी रीजन ये बता रहा है कि हमारे पास s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हो सकता है ये इतनी बड़ी वैल्यू हो कि वो इस इक्वेशन को नेगेटिव में कर दे, इस इक्वेशन को नेगेटिव कर दे, तो जो चीज हमें नहीं चाहिए। तो इस नेगेटिव की पावर को खत्म करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, ताकि वो जो नेगेटिव का इफेक्ट आएगा वो ना आए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स लेते हैं और पार्टिकुलर कंडीशन में x1 0 x2 0 करते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू ना -12 आ जाती है। अब यहाँ से आप देखेंगे वो जो हमारे पास उसकी कंडीशन बनती है इनफिजिबल सॉल्यूशन की। अब अगर ये सॉल्यूशन, ये कंडीशन आ जाए, मैं तो कह दूंगी कि जी हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन है। तो इस जैसी कंडीशंस को खत्म करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास वो जो सॉल्यूशन में इनफिजिबिलिटी आ रही है वो उसकी वजह से खत्म हो जाए। बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको पहले वो वाला पार्ट इसके, हालांकि वो चैप्टर के लास्ट में है लेकिन पहले इसके करवाया ताकि ये चीज थोड़ी सी आसानी से आपको समझ आ जाए कि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों लगा रहे हैं। थैंक्स मैम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब बिग एम मेथड है कि अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स तो ऐड हो गए। अब इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स सिंप्लेक्स मेथड में हम लगा के किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, सिर्फ कुछ हद तक चीजें डिफरेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, हम पहले जो है ना हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट्स के साथ, ठीक है। हमने इसमें सरप्लस वेरिएबल्स के साथ हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी ऐड कर दिए, ठीक है, और इन सब के ऊपर कंडीशन है कि ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम जब सरप्लस या स्लेक वेरिएबल जब हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लगाते होते हैं तो आपको पता है उनको 0 के साथ लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब हम बिग एम मेथड करते हैं तो इसका नाम एम मेथड इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल की कोफिशिएंट्स को किसी बड़े से नंबर, ये कोई बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी नंबर हो सकता है, एम एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट के साथ हम इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देते हैं। हम इसे जो ऑलरेडी डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब उसे मिनिमाइज से मैक्सिमाइज, क्योंकि आपका बुक वाला जो सॉल्व कर रहा है वो मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके और
कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके फिर करता है, ठीक है। ज्यादातर ये मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और फिर बाद में उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम वाला भी नेगेटिव साइंस में हो गया। टेबल सिमिलर बनाना है, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इतना फर्क आएगा कि जहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स और सरप्लस थे उन्हीं के साथ आपने, और बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम आएगा आपका। वैसे ही की कॉलम चूज करना है, वैसे ही रेशो बनानी है, ठीक है। सिर्फ क्या आया हमारे पास, हमने कोई एम वैल्यू ले ली सिर्फ, ठीक है। और जहां पे हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे A1 और A2 के, वहां पे भी एम को देंगे, ठीक है। एम कोई कोफिशिएंट है उनका। अब कहीं किसी बुक में या इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हो तो वो ज्यादातर एम को वैल्यूज देके, एम को वैल्यू 100 या 1000 वैल्यू देके उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कोई बड़ा नंबर है ना तो उसे 100 या 1000 रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बुक वाला जो है वो उसे जनरली कोई एम स्टेटमेंट लेके चल रहा है। बाकी सारा प्रोसीजर इसमें बिल्कुल वैसे का वैसे सेम है, सिवाय एक फर्क है। वो फर्क ये है कि अगर आप देखें तो पहले में की कॉलम बनाया उसने, ठीक है, सारा कुछ किया, उसके बाद उसने जीजे माइनस सीजे वैल्यूज निकाली। अब इन वैल्यूज में से अगर आप देखो तो इन दो में से, अब देखो एम पॉजिटिव है, ये एम भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज में से हमने चूज करना है कि इनमें से सबसे नेगेटिव कौन है, मोस्ट नेगेटिव ही चूज करते हैं हम। तो -13m + 12, m को अगर मैं वैल्यू 1 दे दूं तो ये 1 बनेगी वैल्यू -1, और ये वाली कौन सी वैल्यू बनेगी ये 0 बन जाएगा। m को 100 वैल्यू दे दें, फिर m को अगर 100 वैल्यू दे दें, ठीक है, तो फिर देखें इन दोनों में से की कॉलम कैसे चूज होगा। मोस्ट नेगेटिव ही चूज करते हैं ना, या मैं भूल रही हूँ? यस मैम, मोस्ट नेगेटिव चूज करना है। जो एम को वैल्यू देंगे हाँ, फिर भी वो जो सेकंड वाला है वो एम को 100 नेगेटिव ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे एम को 100 दें, मेरे ख्याल से ये सबसे मिनिमम, ये ज्यादा मिनिमम आएगा। ये -19,080 बनेगा और ये वाला बनेगा -1288, ठीक है। तो जाहिर है ये वाली ज्यादा नेगेटिव आती है। तो हमने इसको, आप बेसिकली क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में एम को चाहे तो 100 रख के सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपकी ये जो की कॉलम्स या रेशियो सिलेक्ट करनी हो तो उसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, एम को वैल्यू दे देंगे 100 की, ठीक है, और फिर अपने बिग एम मेथड से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आपने सॉल्व कर लिया आपकी कॉलम। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमने अपने सॉल्यूशन वैल्यूज ओवर की कॉलम वैल्यू से हमने उसको डिवाइड करके की रो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। की रो फाइंड करने के बाद अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है y और लीविंग वेरिएबल है A2। जब A2 इसमें से लीव करेगा तो हम एक चेंजिंग यहाँ पे ये होती है कि सिंपलेक्स पिछले मेथड में हम स्लेक या सरप्लस वेरिएबल्स में से कोई सा भी यहाँ से ये वाला जो कॉलम होता है ये डिलीट नहीं होता। लेकिन जब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल यहाँ से लीव करता है तो हम यहाँ से भी उसका इंटायर कॉलम जो होता है वो डिलीट कर देते हैं। यानी ये वाला जो इसका कॉलम था ये हमने डिलीट कर दिया और बाकी के ऊपर बिल्कुल सेम चेंजिंग कि हमने इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है, बाकी सेम चेंजिंग। सिर्फ इतना फर्क आता है कि हम जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करता है यहाँ से, हम उसका कॉलम यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं अगले टेबलों में। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से हम इस टेबलो को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें हमने दोबारा से वही काम किया, जीजे माइनस सीजे निकाली, मोस्ट नेगेटिव को चूज किया। अब हमारा यहाँ से सारा काम हुआ, फिर से हमने की रो चूज की तो की रो इस दफा A1 जा रहा है,
और एक्स एंटर हो गया, अगले में हमने A1 भी खत्म कर दिया। अब जैसे ही आपके इस बिग एम मेथड में ज्यादातर पता क्या होता है, जैसे ही आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स खत्म होते हैं वैसे ही आपकी ऑप्टिमल कंडीशन भी बन जाती है और आपका सॉल्यूशन निकल आता है। यस मैम, बेसिक नॉन बेसिक में चेंज हो जाते हैं और नॉन बेसिक बेसिक में चेंज हो जाते हैं, बेसिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपका ज्यादा बेसिक आपका यहाँ पे बिग एम मेथड में काम यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं हम जैसे ही उनको अपने बेसिक वाले सेट से लीव कराते हैं तो वो हमारे सॉल्यूशन सेट से ही निकल जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उनका किरदार जो था इनफिजिबिलिटी को खत्म करने का वो खत्म हो गया, यानी उन्होंने अपना किरदार निभा लिया, वो चले गए। यस मैम। बाकी हमने बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्यूशंस फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब मैम इसका स्टूडेंट्स को सिंपल ज्वाइन कर। ठीक है, तो अब मैम? आपने अब जी मैम कौन से कॉलम को डिलीट करना है वो रिपीट कर दे प्लीज। कौन से कॉलम को, जैसे ही हमारा कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा, कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा, हमने उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम हमारा यहाँ बन रहा था हमने अगले टेबलों में उसे डिलीट कर देना, नहीं लिख रहा हमने उसे, क्योंकि वो यहाँ से लीव कर गया तो उसका हमारा सॉल्यूशन से भी अब उसका किरदार खत्म हो गया। बेसिकली हम रिमूव करते जाते हैं, जैसे जैसे वो नॉन बेसिक को छोड़ते हैं वैसे वैसे वो रिमूव होता जाएगा। यस मैम, जैसे वहाँ एंटर करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे। हाँ ठीक है, इसी तरह से फिर अगले टेबल में A1 वाला भी खत्म हो गया तो A1 वाली रो भी हमने रिमूव कर दी, और जैसे ही हम इसे रिमूव करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। अगर नहीं आता आपका सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल वैसे पिछला प्रोसीजर वैसे ही करोगे जैसे पीछे सिंप्लेक्स मेथड किया। ठीक है, अब अगली इलस्ट्रेशन में ना वो थोड़े से मिक्स कॉन्स्टेंट्स दे रहा है, तो मिक्स कॉन्स्टेंट्स में अगर आप देखें तो लेस देन इक्वल टू वाले में वो सिर्फ स्लैक हमने ऐड किया है, और इक्वल वाला था तो उसमें इनकी फ्लक्चुएशंस आती हैं, इस वजह से हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो उसमें हमने सरप्लस भी ऐड किया है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड किया है। ठीक है, जी मैम ठीक है। मैम जो लास्ट है उसमें स्लैक वेरिएबल क्यों नहीं ऐड, किसमें? लेस देन वाले में। लेस देन वाले में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं ऐड किया, तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये लेस देन वाला था, ये इक्वल नहीं था। ठीक है, हमने इसमें कुछ वैल्यूज इसकी लेफ्ट साइड पे ऐड करनी थी तब इसमें इक्वल होना था, तो जब हमने यहाँ ऐड की तो ये इक्वेशंस में वो नेगेटिव का इफेक्ट नहीं आएगा जो हमारे सरप्लस की वजह से आ रहा था, क्योंकि सरप्लस यहाँ नेगेटिव हो रहा था और सरप्लस की वैल्यू खुद क्या थी, S2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो सकता है ये नेगेटिव, ये S2 की वैल्यू बाकी सब वेरिएबल से बड़ी हो जाती तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आ जाता, तो उस इनफिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को खत्म करने के लिए कि S2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती थी, जैसे इलस्ट्रेशन 13 पॉइंट आगे किया हुआ है, जहाँ इनफिजिबल सोल्यूशन 13.11 में आगे की हुई है। यस मैम, जैसे जो हमारे X1 और X2 है इसमें जैसे 0 पुट करते हैं तो ये माइनस आ जाता है फिर बेसिक सोल्यूशन।
हाँ जी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस मैम। फिर बाकी का भी बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जो वाला वेरिएबल जाएगा हमने वही वाला ही आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसमें हमारे पास जो हमारा जा रहा है, लीव कर रहा है, तो A1 जा रहा है, तो हमने A1 वाला ही कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। A2 वाला वैसे ही अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जी मैम। ठीक है। और इस एग्जांपल में भी अगर देखें तो जैसे ही इटरेशन पे हमने दोनों कॉलम हमारे डिलीट हुए, जीजे माइनस ईजे पे ऑप्टिमैलिटी कंडीशन अटेन हो गए। यस मैम। ठीक है, ठीक है, वैसे ही हमें ऑप्टिमल मिल गया। अब इसका लेकिन मैम जो एक्स, हाँ, जी जी, जो एक्स उसमें एक 0 था, सीजे माइनस जीजे। हाँ, जी मैम ठीक है, फिर नॉन जीरो ही हैं दोनों। मैम इसमें है 0 S1 का नीचे सीजे माइनस